फ्रेंड्स, ये एक रैंडम चार्ट लिया है केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस समझने के लिए। और ये जो हमने सिग्निफिकेशंस निकाले हैं, जो प्रैक्टिस की है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सिग्निफिकेशंस हमने निकाले हैं, इसमें ऐसी एक कोशिश की गई है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होते हैं प्लेनेट के, वो लेफ्ट साइड मतलब आगे रखे हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये वीक बनते जाएंगे, वीक होते जाएंगे। ऐसे सीक्वेंस वाइज क्रम में सिग्निफिकेशंस लिखने की कोशिश की गई है, ताकि जब हम स्क्रिप्ट तैयार करें तो स्क्रिप्ट पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि जितने भी आगे नंबर होंगे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड की ओर, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमने माना है कि हर एक कस्प का कस्पल सबलॉर्ड उस भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होता है। उसके बाद ये प्लेनेट की प्लेसमेंट आती है और वो अकेला प्लेस्ड है, अकेला पोजिटेड है, कोई भाव में अकेला बैठा है। तो ऐसा सिग्निफिकेशंस भी सेकंड नंबर पर लिया है। और थर्ड सिग्निफिकेशंस जो प्लेनेट की ऑनरशिप वाले हाउसेस है, और वो जो हाउसेस जो वैकेंट है, इसमें कोई प्लेनेट नहीं है, ऐसे हाउसेस ये थर्ड नंबर पर रखे हैं। थर्ड कॉलम में ये एफ वाला कॉलम जो दिख रहा है, ये कॉलम, उसके बाद वाला कॉलम है वो बाकी वाले सारे जो मतलब 2, 3, 4 इतने प्लेनेट भी कोई एक घर में होंगे तो ये यहाँ कंसीडर करेंगे। तो प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे रखा है इसे, और बाद में कोई बच गया, कोई हाउस लेना रह गया, तो ये रिमेनिंग हाउस में हम इंक्लूड कर लेंगे। और लास्ट में ये जो सारे नंबर्स हैं, ये हम नोट्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे कि केतु जो प्लेनेट का एजेंट बना हुआ है, तो ये सारे प्लेनेट्स के नंबर यहाँ सिग्निफाई करेगा। राहु भी जो प्लेनेट का एजेंट बना हुआ है, इसका नंबर यहाँ सिग्निफाई करेगा। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस बन जाता है। और बाकी वाली जो लास्ट 2 कॉलम में ये इन्फॉर्मेशन तो होती ही है कि प्लेनेट टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, या सेल्फ स्टार है, या कुछ एक्सचेंज कर रहा है स्टार, तो इसके लिए हम ई लिखते हैं, ई फॉर एक्सचेंजिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कॉलम में आती है। और लास्ट कॉलम में अगर प्लेनेट रिट्रोग्रेड है तो आर, और डायरेक्ट मोशन में है तो डी लिखते हैं, तो हमें पता चल जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टार लॉर्ड अगर स्क्रिप्ट में रिट्रोग्रेड है तो ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ डीले वाला इफेक्ट उसमें आता है। सबलॉर्ड वाले में भी डीले वाला आता है, और सिग्निफिकेशंस में भी कुछ नेगेशंस ज़्यादा आते हैं, तो हम डिनाइल का डिसीजन कभी कभी ले लेते हैं, और ऐसा होता है। जो भी केपी प्रैक्टिस करते हैं ये सबको इस बात का पता है। तो हम अभी समझेंगे पहला कॉलम। पहला कॉलम कुछ नहीं है, ये सारे जैसे केतु है, ये छठे कस्प का सबलॉर्ड है। अगर सबलॉर्ड नहीं बना हुआ है तो सारे जो 12 कस्प होते हैं, इसमें अगर नक्षत्र लॉर्ड भी बन गया वो कस्प का, तो ये नंबर भी यहाँ लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सबलॉर्ड वाले कॉलम में प्लेनेट नहीं है, तभी नक्षत्र लॉर्ड के कॉलम में देखना है। तो ऐसे करके ये पहले कॉलम में सारे सिग्निफिकेशंस हमने लिखे हैं। ये यहाँ से लिखे हैं इस टेबल से। ये 12 कस्प है, इनके स्टार लॉर्ड्स है कस्प के, और ये 12 कस्प के 12 सब लॉर्ड्स है। यहाँ से देखकर हमने लिए हैं। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी का ऐसा एक तरीका है जो सफल तरीका है। ऐसे बहुत ध्यान से अगर स्क्रिप्ट तैयार की जाए तो ये स्क्रिप्ट डिकोडिंग में काफ़ी अच्छे परिणाम देती है। अभी सेकंड कॉलम में प्लेनेट जहाँ भी बैठा है वो हाउस लिए है, लेकिन वही हाउस लिए है जिसमें प्लेनेट अकेला बैठा है, इसके साथ कोई प्लेनेट नहीं है, ऐसे घर लिखे। तो केतु ये 10th हाउस में अकेला बैठा है, इसलिए 10th हाउस हमने लिया है। देखिए यहाँ केतु 10th हाउस में अकेला बैठा है। तो ऐसे अकेले जो ये मून है
ये थर्ड हाउस में अकेला बैठा है, देखिए इसके साथ कोई प्लेनेट नहीं है, इसलिए थर्ड हाउस वहां लिखा है। तो ऐसे करके ये कॉलम कंप्लीट हुआ है। और बाकी वाला जो कॉलम है ये वैकेंट हाउसेस लिया है। ये मून की राशि ये कर्क होती है, कर्क पहले घर में पड़ती है, पहले हाउस में। तो फर्स्ट हाउस ये देखिए 4 नंबर है, ये वैकेंट है, तो ये एक नंबर इसलिए लिया है। ऐसे करके हमने ये कॉलम कंप्लीट किया है। जुपिटर की एक राशि 6 हाउस में, 6 हाउस बिगिन करती है, मतलब 6 हाउस, छठे भाव का आरंभ बिंदु ये जुपिटर की एक राशि में आता है, तो इसलिए यहाँ 6 नंबर लिखा है। ऐसे प्लेनेट्स पॉजिटेड इन जो अकेला नहीं है, ऐसे घर है, ये यहाँ लिखे। जैसे मान लीजिए सन 7th हाउस में बैठा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये 7th हाउस में है, लेकिन इस पूरे 7th हाउस में वो अकेला नहीं है, साथ में मर्क्यूरी भी है। तो ऐसे करके ये कॉलम कंप्लीट किया है। अभी रिमेनिंग हाउसेस कैसे लिखे हैं ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए हम वीनस की बात कर रहे हैं, तो वीनस यहाँ बैठा है और ये 5th का लॉर्ड है, 5th का, इनकी 2 राशि होती है, तो एक राशि यहाँ 5th हाउस में है, तो ये 5 नंबर, और 5 नंबर यहाँ इंक्लूड होना चाहिए। ये वीनस है, यहाँ 5 नंबर अगर रिमेनिंग में यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी आगे वाले में आ चुका है। कोई भी नंबर लिखने के समय ये पीछे वाला नंबर देख लेना, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपीट होगा इसका मीनिंग नहीं है। ऐसे करके मान लीजिए ये सूर्य के लिए 3 इसलिए लिखा है कि 3 इसमें आया नहीं है, और 3 में ये वीनस का सिग्निफिकेशन है। देखिए ये 3 नंबर है, इसमें सिंह राशि है, इसलिए सन की ये 2 सिग्निफिकेशन है, 7 और 3 जो नहीं आई है, इसलिए 3 नंबर नहीं आया है, इसलिए हमने यहाँ 3 लिखना पड़ा। ऐसे मून के लिए 2 लिखा है। ऐसे करके ये कंप्लीट किया है कॉलम। अभी खास समझने वाला है ये कॉलम, नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेड प्लेनेट्स। अगर केतु ने कौन से प्लेनेट, किस किस प्लेनेट का वो एजेंट बना हुआ है, तो इसके लिए हमने ऐसे देखा है। ये लग्न चार्ट है सिंपल, ये राहु के लिए टेबल है, ये केतु के लिए। ये राहु सिर्फ वेनस को रिप्रेजेंट करता है। आप सब जानते हैं कि राहु केतु का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। केपी का रूल है, सबसे पहले वो अपने ऐसे प्लेनेट का रिजल्ट देगा जो राहु के साथ कंजंक्शन में है, युति में है, और दूसरा रिजल्ट वो कौन से प्लेनेट से एस्पेक्टेड है, कौन से प्लेनेट की दृष्टि ये राहु पर पड़ती है। मतलब राहु इज रिसीविंग एस्पेक्ट फ्रॉम वेयर, तो ये उसके बाद आता है स्टार लॉर्ड, राहु का स्टार लॉर्ड। तो यहाँ राहु का स्टार लॉर्ड तो राहु है तो नहीं लिया है, और राहु का बाद में राशि लॉर्ड लास्ट में लेना चाहिए। जो हमने लिया है राहु का राशि लॉर्ड वीनस है, देखिए तो यहाँ वीनस आ गया, और वीनस के नंबर ये रहे। वीनस के नंबर कौन से हैं? 6 और 5। तो यहाँ लिखा है कि राहु सिग्निफाइज 6 and 5 ऑल्सो ड्यू टू वीनस। वीनस के ही नंबर है, ये राहु के सिग्निफिकेशंस में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये केतु किसी के साथ कंजक्शन में नहीं है, लेकिन शनि का एस्पेक्ट आ रहा है इस पर, इसलिए ये शनि के सारे नंबर यहाँ लिख दिए हैं, 3, 9, 8, 7। देखिए शनि के 3, 9, 8 और 7। और केतु का स्टार लॉर्ड वीनस है, इसलिए वीनस के नंबर 6 and 5 यहाँ लिखे हैं। इसके बाद केतु का ये राशि लॉर्ड मंगल होता है, जो मंगल के 1, 11 और 2 नंबर है, यहाँ लिखा है। ये टेबल में हमने पाया कि 1, 11 और 2 यहाँ के नंबर है मंगल के, तो ये मंगल के नंबर भी यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा।
तो अभी केतु के जो नंबर्स है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला लेफ्ट साइड आगे है, इसलिए 3, 6, 1, 9, ये 9, 5, 1, नहीं सॉरी 9, 5, 11, उसके बाद 8, 2 और 7 ऐसे करके हमने लिखा है। देखिए केतु के नंबर 3, 1, 9, 5, 11, 8, 2, 7 इसी क्रम में लिखे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला लेफ्ट साइड आगे रहे, तो देखने में आसानी रहेगी स्क्रिप्ट जब बनाएंगे तब। ऐसे करके ये राहु और केतु का हमने नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेड प्लैनेट्स यहाँ इंक्लूड किया है। तो ये सारे हम क्लब करके हम स्क्रिप्ट बनाएंगे जो हमने ऐसे बनाई है। देखिए ये केस में मैरिज, ये दशा, भुक्ति और अंतरा में हुआ था, ये 3 स्क्रिप्ट है। ये राहु के नंबर से 2, 4, 7, 8, 10, 6 एंड 5, ये रहा राहु 2, 4, 7, 8, 10, 6 एंड 5 ये मिला के यहाँ स्क्रिप्ट में लिखा है। ऐसे ही सारे तीनों की 3 जो स्क्रिप्ट है इसके नंबर भी हमने लिखे हैं। मित्रों यहाँ एक डिस्कशन की बात है कि जब नोड्स एक दूसरे के स्टार में आते हैं, राहु का स्टार लॉर्ड केतु है और केतु का स्टार लॉर्ड राहु है, तब ये जो क्लब्ड जो सिग्निफिकेशंस है वो अपनी अपनी जगह ऐसे ही लिखे जाएंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं लगती मुझे। इसमें क्या है कि केतु अगर ये लेवल पर आता है स्टार लॉर्ड लेवल पर, तो इसका अलग रोल है जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये लेवल पर है तो अलग रोल है, ये लेवल पर है तो अलग रोल है। इसमें क्या है, ये इसके रिप्रेजेंटेड प्लैनेट्स के सारे नंबर्स तो यहाँ आ चुके हैं। जैसे कभी हमें डिस्कस होता है, मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि ये मार्स है और मार्स का स्टार लॉर्ड राहु है, मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल। और राहु मान लीजिए ये मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और मान लीजिए वीनस को भी रिप्रेजेंट कर, तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन हुए। तो यहाँ क्या हुआ कि ये प्लेनेट है, इसका स्टार लॉर्ड है, तो इसमें हिडन मर्क्यूरी एंड वेनस तो है ही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ हम मार्स लिखेंगे और राहु के बदले मर्क्यूरी लिखेंगे, जैसे राहु मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि मार्स वीनस के नक्षत्र में है, तो नेचुरली इनके नंबर्स और इनके नंबर्स यहाँ राहु में क्लब हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमने ये सॉल्यूशन निकाला है। अब कहीं भी राहु केतु का यहाँ 4 में से कोई भी लेवल पर लिखना पड़े, हर जगह का अलग अलग रोल है। मान लीजिए यहाँ इस प्लेनेट लेवल पर ही आ गया तो ये टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, सेल्फ स्टार है, एक्सचेंजिंग है, ये भी लिखा जाएगा। तो उसी हिसाब से इसका यहाँ अलग रोल है, यहाँ अलग रोल है, यहाँ अलग रोल है, यहाँ अलग रोल। तो यहाँ देखिए ये राहु अपर लेवल पर है और यहाँ क्या है, देखिए ये अंतरा में राहु यहाँ सब लेवल पर आते हैं। पहली 2 पंक्ति वो सिग्निफिकेशन देती है, सब्जेक्ट देती है, और नीचे की 2 पंक्ति जो सब लेवल वाली ये ऊपर वाले नंबर्स पर इसे सपोर्ट करती है या प्रेशर करती है डिनाई करने के लिए, नेगेट भी कर सकती है और बूस्ट भी कर सकती है। तो ऐसे करके हमें ऐसे देखा जाता है, इनका रोल ही चेंज हो जाता है। मान लीजिए कोई ग्रुप ये अभी मैरिज के लिए 2, 7 या 11 देख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर 2, 7 है और नीचे 11 है, तो 11 इन लोग ये 5 और 7 को सपोर्ट करेंगे दूसरे, पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी जो अपना ग्रुप हमने तय किया है। और एक दृष्टि ऐसी भी रहती है, मान लीजिए ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर की जो भी मैटर है ये एक्टिवेट होती है मंगल की दशा में। अगर ये 8 यहाँ 7 का प्रेजेंस है, इसलिए 8 नंबर की जो एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। और अगर 7 के साथ 3 या 11 होगा इसके ट्राइन वाला, तो ये बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएगा।
तो ऐसे करके भी हम देख सकते। यहाँ देखिए हमने वो जो ये रियल में ये मैरिज ये दशा में हुई थी और ये रेड कलर में ये अपने ग्रुप के नंबर लिखे हैं, जो कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजर आराम से देख सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।